गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ठीक है। गुड इवनिंग सर। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देखिए, अभी डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर हम लोग शुरू करेंगे। सिलेबस देखें आप लोग इसका? नहीं सर। सर सिलेबस तो बहुत छोटा है सर इसका। क्या छोटा मतलब? तो 4-5 टॉपिक है ही स्टील में, इसलिए छोटा दिख रहा है। देखो, इसमें हम लोग को पढ़ना क्या है? ज्वाइंट पढ़ना है, ठीक है। ज्वाइंट में दो हो जाएगा, रिवेट ज्वाइंट और वेल्ड ज्वाइंट, ठीक है ना। और उसके बाद क्या पढ़ना है? कंप्रेशन मेंबर, टेंशन मेंबर, फ्लेक्सुरल मेंबर। ये 4 टॉपिक है इसमें, है ना। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास 4 टॉपिक है। ज्वाइंट में आपका 2 टाइप का ज्वाइंट हो जाएगा, एक रिवेट ज्वाइंट और दूसरा हो जाएगा वेल्ड ज्वाइंट, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है टेंशन मेंबर, फिर आपको पढ़ना है कंप्रेशन मेंबर, फिर आपको पढ़ना है फ्लेक्सुरल मेंबर। मतलब ये 4 टॉपिक ही हम लोगों को पढ़ना है ना। इसमें एक टॉपिक नहीं है जो हम पढ़ाएंगे, जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन वहां से भी पूछा होता है, इसलिए उस टॉपिक को हम जरूर पढ़ाएंगे। बाकी एग्जाम्स में आपके जरूर काम आएंगे, इसलिए हम उसको पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो एक चैप्टर और है जिसको हम सबसे पहले पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस इस प्रकार से आप देखिए 5 चैप्टर हम लोगों को मेनली पढ़ना है। तो 5 चैप्टर पढ़ने में कितना? 5 दूना 10 दिन, 15 दिन ज्यादा से ज्यादा, 15 डेज में हमारा कोर्स खत्म हो जाएगा स्टील स्ट्रक्चर का, है ना। सर जेएसएससी का इतना ही है। जेएसएससी में देखो ये सारा सब्जेक्ट है, ठीक है, ये सारा टॉपिक है, क्लियर। ये टॉपिक नहीं है, ठीक ना, लेकिन ये टॉपिक से दूसरे चीजें रिलेटेड होता है, इसलिए 2 दिन लगेगा, उसको पढ़ लेना अच्छा रहेगा, समझ रहे हो ना। 2-3 दिन सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है ना सर? सिलेबस से बाहर नहीं पूछता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लो कि तुमको लिखना है कमल, तो पहले क लिखने जानोगे तब ना कमल लिखोगे, सर क्या? नहीं सर, वो नहीं हम पूछ रहे। हाँ ये तो ठीक है सर कि उसको पढ़ना है प्लास्टिक एनालिसिस, नहीं पूछ रहे सर, इससे बाहर नहीं पूछता है ना सर? नहीं नहीं, जितना पढ़ा देंगे उससे बाहर कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा, है ना। तुम कोई भी एग्जाम का इंडिया लेवल पर जो एग्जाम होता है उस सारे का क्वेश्चन निकाल के बना लेना, तुमको उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब देखो, इसके लिए 1-2 किताब है, अगर तुम चाहो तो किताब ले सकते हो, अगर तुम्हारी इच्छा हो पढ़ने की तो आप ले सकते हैं, ठीक है। और इच्छा नहीं है तो फिर हमारा नोट्स ही काफी होगा, और अगर इच्छा है तो जरूर खरीद लीजिए, क्योंकि किताब पढ़ने के बाद पूरा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन आप खरीदिए, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है ना, लगेगा कि हाँ एक बुक है हमारे। हाँ बोलिए, नाम बोलिए सर। नाम बता रहे हैं, ठीक है ना। तो आप खरीद सकते हैं एसके दुग्गल, अच्छी बुक है, ठीक है ना। और दूसरा आप खरीद सकते हैं रामारुथम। अभी रामारुथम का 1 साल पहले डेथ हुआ, है ना। रामारुथम का भी 1 साल पहले डेथ हुआ। इनके किताबें पढ़ के बहुत सारे लोग इंजीनियर बने, चीफ इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने, है ना। अभी पिछले साल कोरोना के समय इनका डेथ हुआ 93 ईयर्स के एज में, ठीक है। तो ये 2 किताब है, ये 2 किताब आप खरीद सकते हैं। बुक्स और भी बहुत ज्यादा है, आप सेमेस्टर में पढ़े होंगे, एलएस नेगी पढ़े होंगे, है ना। ये सब किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बेसिक बुक्स है, लेकिन आपको इन किताब से ही साहित्य मतलब काम मिल लग हो जाएगा। अब एसके दुग्गल जो है ना, 2
दो फॉर्म में आता है। एसके दुग्गल का ये दो बेस्ड पे होता है ना, ये जो है WSM बेस्ड आता है, वर्किंग स्ट्रेस मेथड, और दूसरा आता है लिमिट स्टेट मेथड, है ना। और इसका जो भी बुक आता है वो LSM में ही है, सिर्फ WSM में नहीं है, ठीक है ना। तो हम जब पढ़ाएंगे तो दोनों मेथड को साथ साथ लेके चलेंगे, है ना। दोनों मेथड को हम साथ साथ लेके चलेंगे, लिमिट स्टेट मेथड और तुम्हारा ये वर्किंग स्ट्रेस मेथड, दोनों को हम साथ लेके पढ़ाएंगे, है ना। ठीक है, तो हम लोग दोनों मेथड को साथ लेके चलेंगे, मतलब दोनों फार्मूला साथ साथ लिखाएंगे, ताकि क्या होगा कि आपको अलग से दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा एक ही चीज को दो बार पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हम लोग दोनों साथ साथ लेके चलेंगे। हम लोग शुरू करेंगे क्लास को यहाँ से, प्लास्टिक एनालिसिस, है ना। प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं। आप ये सब बुक जिसको इच्छा है खरीद लेना। हम जब पहला चैप्टर खत्म होगा तब तक हम आपको असाइनमेंट दे देंगे पहला चैप्टर का। थोड़ा असाइनमेंट अभी पहले नहीं बना है, प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है ना। कल कुछ काम किए हैं, आज भी कुछ करेंगे तो फिर वो तैयार हो जाएगा। तो पहला चैप्टर का आपको जैसे खत्म होने वाला रहेगा आपको मिल जाएगा, आप बना सकते हैं उसको। फिर दूसरा चैप्टर आपको खत्म होने के पहले ही दे देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं, प्लास्टिक एनालिसिस से अपना काम शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर का नाम होगा प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम। ठीक है, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम में हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग करेंगे। आप जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़े होंगे कहीं भी कॉलेज में या जहां भी, तो आप एक टेंसाइल टेस्ट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़े होंगे, है ना। जब टेंसाइल टेस्ट का बात आता है तो आप एक स्ट्रेस स्ट्रेन मैकेनिकल प्रॉपर्टी जब देखते हैं तो एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप यहाँ पर पढ़े होंगे, है ना। तो देखिए हम लोग वो देखते हैं कि ये जो है एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हमारे पास है। इधर हम लोग स्ट्रेस को लेते हैं और इधर हम लोग स्ट्रेन को लेते हैं। हम ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख रहे हैं ये माइल्ड स्टील के लिए देख रहे हैं ना। आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि स्टील स्ट्रक्चर में जब भी हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर का, आगे जाके पढ़ाएंगे, जब पहला चैप्टर शुरू होगा हमारा स्टील स्ट्रक्चर जॉइंट जब पढ़ाएंगे उसमें बताएंगे कि आप जब भी स्ट्रक्चर का बात करते हैं तो आप हमेशा जो है माइल्ड स्टील का यूज करते हैं। स्टील में जो भी चीजें यूज होता है स्टील कंस्ट्रक्शन में या स्टील स्ट्रक्चर के केस में वो माइल्ड स्टील होता है। माइल्ड स्टील जो है इसको हम लोग Fe 250 से लिखते हैं ना, माइल्ड स्टील ये Fe 250 होता है ना, यानी कि इसका यील्ड स्ट्रेस हो गया 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोग जो भी बात करेंगे माइल्ड स्टील में करेंगे। और जो हम अभी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व यहाँ ड्रॉ करेंगे क्योंकि जो उसके ऊपर माइल्ड स्टील के एबव जो होता है हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, जैसे Fe 450 या फिर Fe 415 या Fe 500, तो उसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज्यादा होता है ना। हाई यील्ड स्ट्रेंथ उसका नाम ही है HYSD, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार। तो हम लोग चूंकि यहाँ पर डिफॉर्म बार का यूज नहीं करते, वो RCC के केस में हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो आप बहुत परिचित होंगे, जो हमेशा आप देखते रहते हो कि इस तरह का कर्व आपको मिलता रहता होगा, है ना, तो वो हम लोग देखते हैं। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ इस तरह से मिलता है, इस प्रकार से मिलता है। फिर उसके बाद ये थोड़ा थोड़ा कर्व होना शुरू हो जाता है ना, कर्व होना शुरू हो जाता है और फिर ये वापस थोड़ा सा नीचे आता है। ठीक है, ये कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट, अपर यील्ड पॉइंट। ठीक है, और ये कहलाता है लोअर यील्ड पॉइंट। ठीक है, हमारा जो डिजाइन होता है वो सारा डिजाइन हम लोग लोअर यील्ड पॉइंट पे करते हैं, है ना। डिजाइन बेस्ड ऑन लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट पे ही हम लोग डिजाइन करते हैं। ठीक है, डिजाइन बेस्ड ऑन लोअर यील्ड पॉइंट।
अब उसके बाद क्या होता है कि देखिए स्टील का एक खासियत क्या है, स्टील जो है ना डक्टाइल नेचर का होता है, स्टील जो है वो डक्टाइल नेचर का होता है, ठीक है। स्टील जो है ब्रिटल नेचर का नहीं होता है, ठीक ना। स्टील हम लोग माइल्ड स्टील को मिलाते हैं उसमें, ठीक है, माइल्ड स्टील यूज करते हैं, तो स्टील जो है वो डक्टाइल नेचर का होता है, उसमें कार्बन एक सर्टेन अमाउंट में मिला हुआ रहता है। जब कार्बन की मात्रा को हम बढ़ाते हैं, है ना, तो उसकी डक्टिलिटी कम होती है। डक्टिलिटी का मतलब होता है क्या कि उसको खींच के आप तार के जैसा बना सकते हैं, है ना। स्टील क्या होता है, डक्टाइल होता है, उसको आप खींचेंगे तो आप एक वायर के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। उसी तरह से मैलेबिलिटी होता है, मैलेबिलिटी मतलब उसको पीट पीट के आप उसको सीट में बना सकते हैं, चदरा बना सकते हैं आप, है ना। उसी प्रकार से ब्रिटलनेस होता है, तो ब्रिटलनेस जो होता है वो स्टील का प्रॉपर्टी नहीं है। ब्रिटलनेस क्या होता है, ब्रिटलनेस जैसे लकड़ी ले लिया, लकड़ी को किसी ओपन ऐसा रख दिया आप और उसके ऊपर लोड लगाए तो ये लकड़ी जो है वो टूट जाएगा। जब ये टूटेगा तो वो टूटने के पहले आपको बताएगा नहीं कि टूटने वाले हैं, ठीक है। बोलते हैं ब्रिटल मटेरियल हम लोग, है ना। सच टाइप ऑफ मटेरियल इज नॉन एज ब्रिटल मटेरियल। तो ब्रिटल मटेरियल स्टील जो है वो ब्रिटल नहीं होता, वो डक्टाइल नेचर का होता है। जैसे सोना, सोना जो है गोल्ड ब्रिटल नेचर का होता है। डक्टिलिटी, उसमें डक्टिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग उसमें एक्स्ट्रा चीज मिलाते हैं, नहीं। तो सोना जो है वो ब्रिटल होता है, मतलब थोड़ा डक्टिलिटी होगा लेकिन मैक्सिमम उसका ब्रिटलनेस होता है। तो स्टील को जब आप, स्टील देखिए आप ऐसे लगा दीजिए, एक रड ले लीजिए, इसको आप मोड़ना शुरू कीजिए। आप जब मोड़ेंगे आप तो ये मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, मुड़ता जाएगा, टूटेगा नहीं, ठीक है। ये क्या होगा, टूटेगा नहीं। तोड़ना होगा तो आपको साइक्लिक लोड लगाना, बार बार ऐसे ऐसे करते जाइए, ऐसे करते जाइए, तो स्ट्रेस एक जगह कंसंट्रेट हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा एक पॉइंट पे, तो वो धीरे 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 करके बहुत देर बाद टूटेगा। तो मतलब क्या, स्टील जब टूटेगा तो टूटने के पहले आपको बहुत समय देगा, आपको बताएगा कि हम टूटने वाले हैं, ठीक है ना। तो आपको ये क्या करेगा, वार्न करेगा, है ना, वार्निंग करेगा, वार्निंग देगा कि हम टूट रहे हैं। देखिए पहले क्या होगा, बैंड कर जाएगा, वो बैंड करेगा तो आपको दिखेगा कि बैंड कर रहा है, तो बैंड करने के बाद भी टूटेगा नहीं, बैंड करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा। उसी प्रकार से जब हम लोग स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है। स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेन का मतलब होता है डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन हो रहा है यहाँ। स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन। ऐसे हम लोग इसको डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ में लिखते हैं। तो ये डिफॉर्म हो रहा है, डेल्टा एल बाय एल, दिस इज स्ट्रेन, ये स्ट्रेन हो रहा है ना। तो ये क्या हो रहा है कि डिफॉर्मेशन होता जा रहा है। आप जैसे जैसे लोड बढ़ाते जा रहे हैं, स्ट्रेस मतलब क्या है, आप लोड बढ़ा रहे हैं, पर यूनिट एरिया लोड बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। तो लोड बढ़ा रहे हैं तो उसका जो रेसिस्टिंग फोर्स जो डेवलप हो रहा है स्टील के अंदर, वो पर यूनिट एरिया वही स्ट्रेस है ना। तो अब जब बढ़ाते जाएंगे तो फिर क्या होगा, अपर एंड पे पहुंचने के बाद थोड़ा सा इसका जो है स्ट्रेन फास्ट होगा, रैपिड स्ट्रेन चेंज होगा, है ना। फिर क्या होगा, रुक जाएगा, और फिर क्या होगा, रुकने के बाद आपका स्ट्रेन बढ़ता जाएगा उसी स्ट्रेस में। मतलब आप जैसे किसी, मान लेते हैं ये हमारा स्टील का एक रड है, इस पे कोई एक आदमी है, यहाँ पर मान लो एक लोड लग रहा है, ठीक है ना। तो आप क्या देखते हैं कि ये जो है पहले सीधा था, लेकिन लोड लेने का कैपेसिटी जैसे जैसे घटता जाएगा, दिया ऐसे 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 ब्रेक करते जाएगा अपने अपने, है ना। तो ये बढ़ता जाएगा, मतलब डिफॉर्मेशन बढ़ रहा है, लोड कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो ये जो पोर्शन है हमारा, ये वाला जो पोर्शन है, जहां पर क्या हो रहा है कि ये लगातार इसमें क्या हो रहा है कि स्ट्रेन डेवलप होते जा रहा है, और जो है आपका स्ट्रेस कांस्टेंट पे ही हो रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं यील्डिंग, दिस इज नॉन एज यील्डिंग, या इसको हम लोग यील्ड प्लेटो के नाम से भी जानते हैं, यील्ड प्लेटो। यील्ड प्लेटो में क्या होगा, यील्ड प्लेटो में क्या होगा, स्ट्रेन इंक्रीजेस एट कांस्टेंट स्ट्रेस, कांस्टेंट स्ट्रेस पे बढ़ता जाएगा। उसके बाद क्या होगा, टूटने के पहले थोड़ा सा ये फिर हार्ड हो जाएगा, मतलब आप थोड़ा सा लोड और देंगे, स्ट्रेन तो बढ़ेगा ही, लेकिन क्या होगा कि इसका जो है थोड़ा स्ट्रेस लेने का कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगा। वो होता किस वजह से है कि ये लोड लगने की वजह से उसका मॉलिक्यूलर जो है, स्टील का मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है वो चेंज हो जाता है, और उसके चेंज होने की वजह से फिर से क्या होता है कि उसका स्ट्रेस लेने का थोड़ा कैपेसिटी बढ़ जाता है, लेकिन डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, है ना। अभी क्या था, स्ट्रेस बढ़ रहा था, डिफॉर्मेशन बहुत कम था,
ये लाइन और इसके नजदीक होता है, मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब स्ट्रेस ज्यादा ले रहा था, स्ट्रेन बहुत कम था। लेकिन यील्डिंग के बाद, यील्ड प्लेटो के बाद क्या होगा कि इसका जो है लोड लेने का कैपेसिटी जो है वो बढ़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा। तो ये जो पोर्शन कहलाएगा, ये जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज नॉन एज स्ट्रेन हार्डनिंग। स्ट्रेन हार्डनिंग क्या होगा कि स्ट्रेस इंक्रीजेस एंड आल्सो डिफॉर्मेशन इंक्रीजेस। ये भी दोनों बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है ना। उसके बाद क्या होगा कि ये इस जगह पर पहुंचेगा, उसके बाद ये टूटने जैसा हो जाएगा, मतलब इसका लोड लेने का कैपेसिटी जो है वो खत्म हो जाएगा। फिर ये क्या होगा कि इस प्रकार से यहाँ पर ये ब्रेक कर जाएगा। सो दिस पोर्शन इज नॉन एज नेकिंग। अब क्या होगा, अब ये टूटने वाला है और यहाँ आके टूट गया मान लो। सो दिस पॉइंट इज नॉन एज फ्रैक्चर पॉइंट या ब्रेकिंग पॉइंट भी आप बोल सकते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट और फ्रैक्चर पॉइंट। तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस यहां तक लिया। सो दिस पोर्शन इज नॉन एज, या दिस पॉइंट इज नॉन एज अल्टीमेट यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट यील्ड पॉइंट। ठीक है। जब तक ये स्ट्रेस जो है स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। जब तक स्ट्रेस जो है हमारा स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये जब तक स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन का होगा तब तक ये स्ट्रेट लाइन होगा। फिर क्या होगा, ये धीरे धीरे टेढ़ा होना शुरू हो जाएगा, है ना। वो क्या होगा, कर्व के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहां तक जो हमारा पोर्शन है ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेन का, तो फिर हम लोग कहते हैं कि हुक्स लॉ फॉलो हो रहा है, या फिर इस पॉइंट को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट, इस पॉइंट को हम लोग प्रोपोर्शनल लिमिट कहते हैं, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है। जब तक ये पूरा स्ट्रेट है, तो ये जहां तक प्रोपोर्शनल लिमिट है उसको वहां तक हुक्स लॉ फॉलो होता है। तो हुक्स लॉ इज एप्लीकेबल अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट तक हमारा हुक्स लॉ फॉलो होगा। ठीक है। उसके बाद ये कर्व आने लगा, ये लोअर यील्ड पॉइंट पे आ गया, यहाँ पर ये कर्व पोर्शन है। लेकिन माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है, ये दोनों पॉइंट जो है लगभग बराबर हो जाता है ना। माइल्ड स्टील के केस में क्या होता है, ये दोनों पॉइंट हमारा बराबर हो जाता है। और ये जो पूरा रीजन है, इस रीजन तक अगर हम लोग लोड लगा के छोड़ दें, तो ये जो हमारा रीजन है, दैट रीजन इज नॉन एज इलास्टिक। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि जब लोड को आप रिमूव करते हैं तो फिर से स्टील जो है, मतलब फिर से मटेरियल जो है अपना शेप को रिगेन कर लेता है। दैट प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल इज नॉन एज इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। तो ये यहां तक इलास्टिक है। क्योंकि माइल्ड स्टील के केस में जो हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट होता है और जो ये यील्ड पॉइंट होता है, ये दोनों नजदीक होता है एक दूसरे के, मतलब इतना नजदीक होता है कि उसको डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल है, मतलब सेम होता है। लेकिन हाई यील्ड या दूसरे केस में जाएंगे तो उसका डिस्टेंस बढ़ जाता है। जब हम लोग बात करते हैं कि लिमिट स्टेट, या हम लोग बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड का, दो स्ट्रेस मेथड हमारे पास है। एक मेथड है वर्किंग स्ट्रेस मेथड और दूसरा है लिमिट स्टेट मेथड। तो हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब बात करते हैं हम लोग, तो हम लोग इलास्टिक जोन तक का ही बात करते हैं कि यहाँ तक ये क्या लोड ले पाया है। यहाँ तक जो लोड ले पाया है उसी लोड को हम उसका लोड कैरिंग कैपेसिटी समझते हैं, है ना। इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड हम लोग ये सोचते हैं कि यील्ड तक वो जो लोड ले पाया, दैट लोड इज द वर्किंग लोड, या फिर उतना ही लोड को हम लोग समझते हैं कि ये ले सकता है। उसके बाद जो उसका लोड लेने का कैपेसिटी उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं। इसलिए जब वर्किंग स्ट्रेस मेथड में जब डिजाइन करते हैं हम लोग, तो उस केस में क्या होता है कि लोड कैरिंग कैपेसिटी मटेरियल का कम होता है और उसका साइज बढ़ जाता है। ठीक है। लेकिन जब हम लिमिट स्टेट का बात करेंगे तो लिमिट स्टेट में हम लोग इसका अल्टीमेट तक जाते हैं, यहां तक जाते हैं। हम लोग कहते हैं कि सबसे मैक्सिमम क्या ले सकते हो तुम, या फिर एकदम यील्ड पॉइंट तक जाएंगे, अपर यील्ड पॉइंट तक, और वहां पर ले जाकर डिजाइन करेंगे हम लोग। तो जब हम लोग लिमिट स्टेट मेथड में जाते हैं, तो जैसे ही हम लोग वहां पर पहुंचते हैं,
तो फिर क्या होता है कि अब जो है वो वर्ज ऑफ फेल्योर में आ गया है, मतलब अब वो उससे ज्यादा लोड नहीं ले सकता, उसका फेल करेगा। तो लिमिट स्टेट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग जो है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का इंट्रोडक्शन करते हैं, क्योंकि वो मैक्सिमम लोड क्या ले सकता है वो हम लोग दे चुके हैं। तो फिर हम लोग फैक्टर ऑफ सेफ्टी का वहां पर प्रोविजन करते हैं। अगर उसके पहले तक है तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रोविजन हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है ना। वर्किंग स्ट्रेस मेथड में कोई फैक्टर ऑफ सेफ्टी का प्रोविजन हमारा नहीं होता, क्योंकि उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी उससे कम ही उसको आंक रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, दिस इज एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसको हम लोग एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बोलते हैं। लेकिन जो हमारा प्लास्टिक एनालिसिस होगा वो प्लास्टिक एनालिसिस एक्चुअल स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे नहीं होता है। हम लोग उसको क्या करते हैं, हम लोग उसको कुछ इस तरह से लेके चलते हैं, ये स्ट्रेन हो गया और ये स्ट्रेस हो गया। तो इस केस में क्या होता है, ये ऐसा आया, फिर हम लोग इसको यहां से सीधा मान लेते हैं, तो ये इसका इल्ड हो गया, मतलब इल्ड स्ट्रेस है ना, ये इल्ड स्ट्रेस हो गया और इसको हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेट मानते हैं। सो दिस इज नॉन एज आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो हमारा जो प्लास्टिक एनालिसिस होगा वो इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर बात करते हैं। क्या नहीं ना, हो गया। सर ये जो प्लास्टिक जो कर्व बनाए हैं वो वाला जो बेंड कर रहा है वो कहाँ से कर रहा है सर? इलास्टिक मतलब ई से कर रहा है कि उससे बाद से कर रहा है, अपर यील्ड पॉइंट से या फिर लिमिट इलास्टिक लिमिट से कर रहा है? ये यील्ड पॉइंट से है, लोअर यील्ड पॉइंट। ओके सर। लोअर यील्ड पॉइंट से ही हम लोग लेते हैं, डिजाइन के लिए लिखे ना कि वही यूज करते हैं हम लोग। तो प्लास्टिक एनालिसिस जो होगा हमारा, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम इज बेस्ड ऑन आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। मतलब हम लोग क्या किए, जो स्ट्रेन हार्डनिंग का जो पोर्शन था उस पोर्शन को हम लोग नेग्लेक्ट कर दिए, है ना। स्ट्रेन हार्डनिंग का जो पोर्शन था उसको नेग्लेक्ट कर दिए, दैट इज नेग्लेक्टिंग स्ट्रेस स्ट्रेन, नेग्लेक्टिंग स्ट्रेन हार्डनिंग इफेक्ट। अब प्लास्टिक एनालिसिस पढ़ने के लिए कुछ एजम्पशन है हमारे पास। तो पहला एजम्पशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। पहला एजम्पशन क्या बोलता है, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। बेंडिंग के पहले और बेंडिंग के बाद जो हमारा प्लेन है वो आपका प्लेन ही रहेगा, मतलब बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग वो कर्व में चेंज नहीं होगा, है ना। तो देखो
मान लेते हैं एक बीम हमारे पास है, अच्छा न्यूट्रल एक्सिस का डिफिनेशन कौन बता सकता है? जहाँ पर सर स्ट्रेन और स्ट्रेस और स्ट्रेन जीरो जहाँ हो सर। पर टेंसाइल और कंप्रेशन बीम का न्यूट्रलाइज हो जाता है। हाँ जीरो होगा सर। और कोई? सर न्यूट्रल एक्सिस में उसका शेप चेंज नहीं होता है सर, मतलब जो था वही रहता है। अच्छा ठीक है। मान लो ये एक फिगर है, इसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ होगा? सर इसका सीजी में एक्ट करेगा सर। सर फ्रेंच में होगा सर। लेंस के बाद पास करेगा। अभी कौन बोला? कौन बोला जी? तमिल जाओ। बता रहे थोड़ा भूख लग गया, खा लेते हैं। देखिए वो सारी बातें सही है कि जहां कंप्रेशन टेंशन नहीं होगा उसको न्यूट्रल एक्सिस कहते हैं, लेकिन अगर इसका डिफिनेशन का बात करें हम लोग कि न्यूट्रल एक्सिस है क्या, तो न्यूट्रल एक्सिस वो हॉरिजॉन्टल लाइन है जो क्रॉस सेक्शन के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास होता है, ठीक है ना। तो अगर इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? द हॉरिजॉन्टल लाइन which is passing through center of gravity of cross section। अब कोई भी शेप दे दे आपको, पूछे कि उसका न्यूट्रल एक्सिस कहाँ है, आप जब आरसीसी पढ़ते हैं या जो भी पढ़ते हैं या सोम पढ़ते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस हमेशा निकालते हैं हम लोग सीजी निकाल के। अब आरसीसी भी पढ़ते होंगे तो वहां न्यूट्रल एक्सिस आता है, वो न्यूट्रल एक्सिस उसका सीजी निकाल के ही होता है। अमूला आपको दूसरे फॉर्म में दिखता है इसलिए लगता है पता नहीं क्या है, लेकिन हम दिखाएंगे आपको सीजी से ही हम बताएंगे। इस फिगर का जहां भी सीजी होगा, मान लो यहां सीजी है तो ये जो लाइन पास होगा यही इसका न्यूट्रल एक्सिस हो जाएगा। क्लियर? अब हम लोग आते हैं फिर इस एजम्पशन पे, प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। मतलब यह है कि जो क्रॉस सेक्शन है हमारा, ये जो क्रॉस सेक्शन है, जो यहाँ पर ये बीम सेक्शन इसका क्रॉस सेक्शन होगा, इसका ये सीजी होगा, पूरा सीजी को मिलाएंगे तो ये न्यूट्रल एक्सिस बन जाएगा।
तो ये जो सेक्शन है ना हमारा, इसमें जो बेंडिंग होगा वो इस प्रकार से होना चाहिए कि जैसा पहले है ये प्लेन है तो ये प्लेन ही दिखना चाहिए, मतलब इस प्रकार से। अगर ये बेंड कर रहा है, सॉरी, अगर इस पे लोड लग रहा है, ये इस तरह से ऊपर से लोड लगेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स लोड, ट्रांसवर्स लोड। और बेंडिंग जो होता है वो ट्रांसवर्स लोड की वजह से ही होता है। देखो अभी इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पढ़ाने हमको समय लगता है 1-2 दिन, तो इसलिए लगेगा स्लो है, फिर हम अपने आप जैसे टॉपिक में आएंगे तो फास्ट हो जाएगा। तो ये मान लो इस तरह से बेंड कर गया, सपोज ज्यादा बेंड करा दिया, इतना बेंड नहीं होगा लेकिन मान लो कि ऐसा बेंड हो गया ये, तो इस प्रकार से ये सेक्शन इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। तो ये सेक्शन पहले जैसा था, पहले प्लेन था तो बाद में भी प्लेन रहना चाहिए, इसमें कोई कर्व नेचर नहीं आना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसके ऊपर ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा ज्यादा डिफॉर्मेशन हो रहा है, उसके ऊपर, मतलब इस फिगर को हम यहां बना लेते हैं। तो अब देखिए कि इस तरह का फिगर है ये, है ना। तो यहां पर डिफॉर्मेशन 0 था, यहां डिफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है, यहां डिफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है, यहां डिफॉर्मेशन कुछ ज्यादा है। और डिफॉर्मेशन इस प्रकार से है ना कि वो देखो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल है। तो ये डिफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डेल्टा एल, ये मैक्सिमम डिफॉर्मेशन है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये होगा कि प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर एंड आफ्टर बेंडिंग। ये कहना आपको ये चाहता है कि स्ट्रेन जो होगा, स्ट्रेन वो लिनियर होगा, ठीक है ना। मतलब डिफॉर्मेशन जो होगा वो लिनियर होगा। इसका इस बिंदु का ये मतलब निकला, दैट इज द स्ट्रेन डायग्राम इज लिनियर, या फिर बोल सकते हैं और स्ट्रेन वैरीज लिनियरली, वैरीज लिनियरली। जो डायग्राम ने बनाया है, मतलब ये स्ट्रेन डायग्राम अगर बनाएंगे तो ये इस तरह से वैरी करेगा, ये मैक्सिमम स्ट्रेन हो गया ना। तो स्ट्रेन जो होगा हमारा, वो स्ट्रेन जो है वो लिनियरली वैरी करेगा, यानी स्ट्रेन डायग्राम जो होगा हमारा लिनियर होगा, ठीक है। अब देखो दूसरा एजम्पशन क्या है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर बताते। हो गया। दूसरा एजम्पशन कहता है दूसरा एजम्पशन ये कहता है द क्रॉस सेक्शन must be symmetrical to the loading plane। लोडिंग प्लेन के सिमेट्रिकल होना चाहिए, है ना। जो क्रॉस सेक्शन है वो मस्ट बी सिमेट्रिकल टू द लोडिंग प्लेन, लोडिंग प्लेन के सिमेट्रिकल होना चाहिए। अब इसका मतलब समझना पड़ेगा कि लोडिंग प्लेन के सिमेट्रिकल होने का मतलब क्या है ना। तो देखिए फिर से हम लोग मान लेते हैं ये हमारा एक बीम है, इस पे एक लोड लग रहा है, ये सपोर्ट है इसका क्रॉस सेक्शन देख लेते हैं। यहां पर क्रॉस सेक्शन ये हो गया, ये इसका सीजी हो गया। तो लोड जो है ना वो सिमेट्रिकल होना चाहिए, कहने का मतलब ये देखिए सेंटर से पास होना चाहिए। अगर इधर से पास नहीं हुआ तो दिक्कत ये होगा कि अगर लोड इधर से पास होगा तो एक इसेंट्रिसिटी आ जाएगा। जब लोड जो है सेंटर से अवे लगता है
तो उसको बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। तो एक इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा यहाँ, और ये जब इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा तो ये दूसरा एक बेंडिंग मोमेंट लगाना शुरू कर देगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये इसको क्या चाहेगा, इसको चाहेगा ट्विस्ट करना, घुमाना चाहेगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, इसको ट्विस्ट करना चाहेगा कि इसको हम घुमा दें। तो कहने का मतलब है द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी सिमेट्रिकल टू द लोडिंग प्लेन, अदरवाइज if it is not symmetrical, then twisting moment will be developed, क्या होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा। और जैसे ही ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा तो हमारे पास एक फार्मूला होता है, उसको हम लोग जानते हैं फ्लेक्सरल फार्मूला के नाम से। फ्लेक्सरल फार्मूला सब परिचित होंगे इससे। ये क्या होता है, M/I F/Y E/R, दिस इज फ्लेक्सरल फार्मूला, एंड द फ्लेक्सरल फार्मूला इज अप्लाइड ओनली व्हेन द बेंडिंग इज प्योर। जब प्योर बेंडिंग होगा तभी फ्लेक्सरल फार्मूला लग सकता है। देन फ्लेक्सरल फार्मूला कैन नॉट बी अप्लाइड। ये अप्लाई करेंगे तो फिर डिफिकल्टी आना शुरू हो जाएगा, कैन नॉट बी अप्लाइड। तो ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे डेवलप होगा, ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हुआ इसेंट्रिक लोड की वजह से, या फिर क्या होगा कि ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसा कोई लोड लगे ऐसा, तो ये इसको घुमाना चाहेगा तो यहां भी ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा। और दूसरा जो हम ये केस बताए कि जब इसेंट्रिसिटी डेवलप हो जाएगा तो भी ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा, है ना। तो क्या होगा कि ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप कैसे हो रहा है, ये एजम्पशन नहीं है, मैं लिख रहा हूं। ट्विस्टिंग मोमेंट इज डेवलप, या ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप व्हेन द लोड अप्लाइड अबाउट लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट, मतलब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कौन सा होगा, हम लोग उसको समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या है, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर मान लेते हैं ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कोई रड है या कोई मटेरियल है, या ये रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, तो ये जो लाइन पास हो रहा है ना दोनों सीधी से होते हुए, दिस लाइन इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, अगर इसके अबाउट कोई लोड लग गया तो फिर क्या करेगा, ये ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप हो जाएगा। और ट्विस्टिंग मोमेंट जैसे डेवलप होगा तो फिर मोमेंट टॉर्सन का फार्मूला हमारा लगेगा, फ्लेक्सरल फार्मूला नहीं लगेगा, मतलब टॉर्सन यहां डेवलप हो जाएंगे। तो टॉर्सन डेवलप हो जाएंगे तो टॉर्सनल फार्मूला जो हमारे पास है वो टॉर्सनल फार्मूला हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। और अगर लोड हम लोग लगा रहे हैं, ट्रांसवर्सल लोड लगा रहे हैं, ठीक है ना, इफ लोड इज अप्लाइड ट्रांसवर्सल, तो ट्रांसवर्सल लोड लगने का मतलब क्या हुआ, ये हो गया, इसको हम लोग ट्रांसवर्सल लोड बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लोड, या फिर लैटरल लोड भी आप बोल सकते हैं, लैटरल लोड। तो अगर ट्रांसवर्सल लोड या लैटरल लोड का मतलब हुआ लोड परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, वह लोड जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, दैट लोड इज नॉन एज ट्रांसवर्सल लोड। और ये ट्रांसवर्सल लोड की वजह से बेंडिंग मोमेंट डेवलप होता है, और जब बेंडिंग मोमेंट डेवलप होगा देन वी कैन यूज फ्लेक्सरल फार्मूला। तो हम लोग फ्लेक्सरल फार्मूला को लगा सकते हैं, है ना। तो ड्यू टू ट्रांसवर्सल लोड बेंडिंग मोमेंट विल बी डेवलप। बेंडिंग मोमेंट जो है वो डेवलप होगा ट्रांसवर्सल लोड की वजह से। और अगर अबाउट द एक्सिस लगेगा या इसेंट्रिक लोड लगेगा तो क्या होगा, टॉर्सनल मोमेंट डेवलप होगा या ट्विस्टिंग मोमेंट डेवलप होगा। और ट्विस्टिंग मोमेंट जैसे डेवलप होगा तो टॉर्सनल फार्मूला की तरफ जाना पड़ेगा, मतलब वो टॉर्सन हम लोगों को अलग से हम लोगों को देखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो है कि ये जो हमारा मोमेंट है
ये मोमेंट ट्विस्टिंग होगा या बेंडिंग होगा वो डिपेंड करेगा कि लोड का पोजीशन क्या है ना। कहने का मतलब है द मोमेंट मे बी ट्विस्टिंग और बेंडिंग, it depends upon द पोजीशन ऑफ लोडिंग। ये पोजीशन ऑफ लोडिंग पे पूरा डिपेंड करेगा, ठीक है। पोजीशन ऑफ, सबको समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। हाँ ठीक है, तब आ रहा है तो ठीक है, वेरी गुड। अब देखो तीसरा एजम्पशन क्या है। तीसरा एजम्पशन है यहां पर कि एक्सियल थ्रस्ट और शियर फोर्स, है ना, एक्सियल थ्रस्ट या शियर फोर्स, उसको हम लोग यहाँ नेग्लेक्ट करके चलते हैं। प्लास्टिक एनालिसिस जब करते हैं हम लोग, प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम करते हैं हम लोग, तो हम लोग एक्सियल थ्रस्ट और जो है हमारा शियर जो है उसको हम लोग क्या मान के चलते हैं, नेग्लिजिबल मान के चलते हैं। तीसरा एजम्पशन है द एक्सियल थ्रस्ट मतलब फोर्स होता है, एक्सियल एंड शियर फोर्स इज नेग्लेक्टेड। एक्सियल थ्रस्ट का मतलब क्या हुआ? एक्सियल थ्रस्ट का मतलब ये हुआ कि ये हमारा है, अब इसके अलोंग हम फोर्स लगा रहे हैं, तो अगर अलोंग द एक्सिस फोर्स लगेगा तो वो एक्सियल थ्रस्ट कहलाएगा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस फोर्स लगेगा तो वो शियर फोर्स कहलाएगा। शियर फोर्स इज नथिंग बट दिस इज द वर्टिकल फोर्स, एक्सियल फोर्स इज नथिंग, दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल फोर्स जो लग रहा है वो एक्सियल फोर्स कहलाएगा और जो वर्टिकल फोर्स लग रहा है वही शियर फोर्स कहलाएगा। उसका पूरा डिस्क्रिप्शन पर भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप सिंपल समझिए कि अगर ये एक हमारा बीम है या कोई स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर इस तरह एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर कोई फोर्स लग रहा है लाइक दैट, ये फोर्स लग रहा है, देन जो है हमारा वर्टिकल फोर्स जो है वो शियर फोर्स कहलाएगा। और अगर फोर्स इधर से लग रहा है या इधर से लग रहा है तो दिस फोर्स इज नॉन एज एक्सियल फोर्स। तो शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स, इसका जो इफेक्ट होगा, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स का जो इफेक्ट होगा, उसके इफेक्ट को हम लोग क्या करेंगे, कि हम लोग नेग्लेक्ट करके चलेंगे। मतलब हम लोग इसके इस प्रकार से लिख सकते हैं कि दैट इज द एक्सियल डिफॉर्मेशन एंड shear deformation is neglected। तो एक्सियल और शियर डिफॉर्मेशन हमारा नेग्लेक्टेड रहेगा। चौथा एजम्पशन क्या है? चौथा एजम्पशन ये है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन द केस ऑफ टेंशन और कंप्रेशन, चाहे वो कंप्रेशन के केस में हो चाहे वो टेंशन के केस में हो, जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो जो है आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आइदर इन केस ऑफ टेंशन और कंप्रेशन रिमेन कांस्टेंट। वो क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा ना। तो ये चीज हो गया चार। एक एजम्पशन और होगा इसमें कि स्ट्रेन डायग्राम और स्ट्रेस डायग्राम जो होगा वो जो होगा लीनियर होगा, है ना। तो एक एजम्पशन और लिखते हैं हम लोग, यहां लिखा जाएगा स्ट्रेन एंड स्ट्रेस डायग्राम, दिख रहा है जी, डायग्राम इज लीनियर, है ना। तो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। तो दीज आर द एजम्पशन फॉर द प्लास्टिक एनालिसिस। प्लास्टिक एनालिसिस का एजम्पशन है वो स्ट्रेस डायग्राम लीनियर कैसे होगा उस पर हम बात करेंगे अभी। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। सर ई कॉम्प्रेशन इक्वल टू टेंशन हो गया तो इसी से तो स्ट्रेस डायग्राम लीनियर हो जाएगा सर। क्या चीज बोले? मतलब ई कॉम्प्रेशन इक्वल टू ई टेंशन, इससे ही तो स्ट्रेस वेरिएशन जो होगा वो लीनियर होगा सर। अच्छा, लीनियर होगा, ठीक है, देखते हैं।
सर हम लोग सोम में इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस लेते हैं और स्टील में प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस, तो ये प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कौन सा है सर? ये जो न्यूट्रल एक्सिस है वही इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस है। सर स्टील में वो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं कि लिया जाता है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं, अभी आएगा वो। देखो, जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो डिफिनेशन हम बताया, जो कि सीजी से पास होगा, उसी को हम लोग न्यूट्रल एक्सिस या इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस बोलते हैं। प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस के लिए थोड़ा सा वेट करो, आएगा इस टॉपिक में, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ बीम, तो आएगा, थोड़ा सा वेट करिए। जी सर। ठीक है, अब देखो कि हमारे पास फ्लेक्सुरल फार्मूला है, ठीक है, और फ्लेक्सुरल फार्मूला क्या था? फ्लेक्सुरल फार्मूला जो था ये क्या है? ये m बाई आई इक्वल टू एफ बाई वाई एंड इक्वल टू ई बाई आर। यहां पर कौन क्या है उसका पहले बात कर लेते हैं हम लोग। वेयर m इक्वल टू बेंडिंग मोमेंट, ये बेंडिंग मोमेंट जो है लोड की वजह से डेवलप होगा। I इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सेक्शन about neutral axis। F is bending stress, develop bending stress, and Y is the distance of fiber from neutral axis। अच्छा, यहाँ पे हम लिखे हैं बेंडिंग मोमेंट, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन। चलो ठीक है, ये अबाउट छोड़ दीजिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस क्या है, कौन बताएगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सिग्निफिकेंस वो हमको क्या बताना चाहता है? ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बताना चाहता है, कोई बताएगा? टॉर्जनल स्ट्रेस या टॉर्जनल जो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है वो। सर सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, वो उसका दूसरा नाम है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। और कोई? स्ट्रेस और स्ट्रेन को दिखाता है। और कोई कुछ बोलेगा? नहीं पता? फार्मूला तो सब जानते हो। देखो, इनर्शिया का मतलब क्या होता है? चलना या चलते रहना या रेस्ट में रुका रहना। अच्छा, और कोई? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया? पोज को चेंज सर अपने पोजीशन पे बने रहना। देखो, इनर्शिया का मतलब होता है चेंज को रेसिस्ट करना, है ना? इनर्शिया का मतलब होता है कि जो भी चेंज होना चाह रहा है ना, उसको रेसिस्ट करना ही इनर्शिया कहलाता है। ठीक है, अगर कोई चल रहा है तो आप उसको रोकना चाहते हैं, तो वो रुकना नहीं चाहता है, उसका अपोज करेगा, दैट इज द इनर्शिया। अगर कोई रुका हुआ है, आप उसको आगे ले जाना चाहते हैं, तो वो अपोज करेगा, दैट इज इनर्शिया। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
यानी कि इनर्शिया मतलब वो रेसिस्ट करना और मोमेंट को रेसिस्ट करना। अगर कोई रोटेट होना चाह रहा है या मोमेंट मतलब बेंड होना चाह रहा है, उसको रेसिस्ट करना मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। ठीक है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या है कि वो रेसिस्ट द रोटेशन, मतलब मोमेंट बेंडिंग को रेसिस्ट कर रहा है। सो दिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी मोमेंट को रेसिस्ट कर रहा है। इसलिए जब आप डिजाइन करते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, आप पढ़े ही होंगे थोड़ा बहुत, जब डिजाइन करते हैं तो आप हमेशा क्या लेते हैं, आप लेते हैं मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई मिनिमम यूज होता है हर जगह, आप जहां पढ़ते होंगे आप क्या लेते हैं, आई मिनिमम। वाई आई मिनिमम? तो आई मिनिमम इसलिए लेते हैं हम लोग क्योंकि आई मैक्सिमम जो है, जिस मतलब हर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये एक्सिस पे डिपेंड करता है कि आपका एक्सिस क्या है, किस एक्सिस के अबाउट, हर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल सकता है। तो जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम होता है वो वैल्यू हम लोग लेते हैं। ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं, है ना। जैसे सर्कुलर के केस में कोई दिक्कत नहीं, ये एक्सिस में लो, ये एक्सिस में लो, हर एक्सिस में इस मतलब ये जो है सर्कुलर में वो सेम ही होगा, परपेंडिकुलर में फिर चेंज होगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ये डायरेक्शन में सेम ही होगा। जबकि रेक्टेंगुलर के केस में विड्थ के अबाउट अलग हो जाएगा, डेप्थ के अबाउट अलग हो जाएगा। तो जिधर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जिधर ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो उसके अबाउट तो वो रोटेशन को रोके हुए है, वो नहीं जाने देगा, रोटेट होने नहीं देगा। अगर मान लो एक्स एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मतलब बेंडिंग जो है अबाउट एक्स एक्सिस कभी नहीं होगा। वाई एक्सिस के अबाउट कम है तो एक्स के पहले वाई बेंड कर जाएगा। समझ रहे ना बात, कि अगर एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है और वाई के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो एक्स के अबाउट बेंड हो ही नहीं पाएगा क्योंकि वाई के अबाउट पहले ही बेंड कर जाएगा उस लोड की वजह से। तो हम लोग क्या करते हैं कि मिनिमम वाला वैल्यू लेते हैं, क्योंकि मिनिमम फेल कर जाएगा तो मैक्सिमम का क्या फायदा है। इसलिए जो हमारा लोड का डिजाइन होगा वो मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे लेते हैं हम लोग, कि भाई कहाँ बेंड कर रहा है, किस लोड पे बेंड कर रहा है। तो बेंड पहले कौन करेगा, मिनिमम वाला बेंड करेगा। तो जब मिनिमम पहले बेंड करेगा तो मिनिमम लो, तो उससे जो लोड आएगा, तो अगर वो मिनिमम के लिए सेफ है तो मैक्सिमम के लिए तो ऑलरेडी सेफ है ना। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है इसका काम होता है रेसिस्ट द बेंडिंग मोमेंट या रेसिस्ट द मोमेंट। अगर कोई मोमेंट मतलब मूव करना चाह रहा है, अगर कोई बेंड करना चाह रहा है, मोमेंट डेवलप होना चाह रहा है, तो उसको रेसिस्ट करने की घटना को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एवरीवन नोज द फार्मूला AR², हर कोई जानता है फार्मूला, बट रेयर ऑफ द पीपल नो द सिग्निफिकेंस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको सिग्निफिकेंस समझेंगे तभी आपको जो डिजाइन पेपर है वो समझ में आएगा, है ना। जितना भी पेपर RCC पढ़िए, आप सोम पढ़िए या फिर आप स्टील पढ़िए, आपको उसका सिग्निफिकेंस, हर चीज का सिग्निफिकेंस, आखिर उसको क्यों ले रहे हैं, ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, वैसा क्यों नहीं किया, ये कोई नहीं बताता। सिर्फ किताब में जो कोड में है दिया हुआ कि मिनिमम लेना है, मिनिमम लेते हैं, बट वाई, तो वो वाई का जब आंसर जानेंगे तो आपको फिर वो सब्जेक्ट बहुत आसान लगेगा। उसी प्रकार से स्टील में आपको हर वाई का आंसर मैं देता रहूंगा, आपको लगेगा स्टील से आसान कोई सब्जेक्ट, बेकार सब्जेक्ट को है ही नहीं। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पर इस फार्मूला के अनुसार जब हम लोग किसी क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, तो ये क्रॉस सेक्शन अगर हमारा है, मान लो ये हमारा एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, ये न्यूट्रल एक्सिस है हमारा, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट न्यूट्रल एक्सिस लिए हैं। तो हम यहाँ से बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं, ये बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं। ये तो कर्वेचर बताता है, इसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या है, M/I इक्वल टू F/Y। तो अगर हम बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं F, तो आपका हो जाएगा MY/I। अगर एक लोड लग रहा है, हमारा जो लोड है वो लोड अगर कांस्टेंट है तो बेंडिंग मोमेंट भी हमारा कांस्टेंट हो जाएगा किसी एक सेक्शन पर। आई जो है इस क्रॉस सेक्शन के लिए कांस्टेंट होगा, सो दिस टर्म इज कांस्टेंट, इसलिए ये टर्म जो है कांस्टेंट है। सो बेंडिंग स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई। वाई इज द डेप्थ ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द फाइबर फ्रॉम न्यूट्रल एक्सिस। ये जो न्यूट्रल एक्सिस है इससे कौन सा फाइबर का क्या डिस्टेंस है वो ये बता रहा है ना। ये जो F है, ये जो Y है, वो ये बता रहा है कि कौन सा फाइबर पे आप बात करना चाहते हैं, किस फाइबर पे आप बेंडिंग स्ट्रेस निकालना चाहते हैं। आप फॉर्म में चैप्टर पढ़े होंगे बेंडिंग स्ट्रेस, तो आप किस फाइबर पे निकालना चाहते हैं। अगर हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ कर लें, है ना, आप टेंशन कंपैरिजन में भी हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप देखिए ग्राफ ड्रॉ कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए Y जो है हमारा 0 हो जाएगा। तो Y जैसे 0 होगा तो बेंडिंग स्ट्रेस भी 0 हो जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, ये देखिए पावर यहाँ 1 है, सो इसका लीनियर वेरिएशन होगा। तो लीनियर वेरिएशन होगा मतलब ये ट्रायंगुलर वेरिएशन होगा इस टाइप से।
है ना। ऊपर के पोर्शन को अगर हम नेगेटिव मान लें, क्योंकि ऊपर टेंशन डेवलप होता है जनरली बीम के केस में, कैंटिलीवर बीम को छोड़ के। कैंटिलीवर में ऊपर क्या होता है, टेंशन, सॉरी, ऊपर कंप्रेशन डेवलप होता है, नीचे टेंशन डेवलप होता है कैंटिलीवर को छोड़ के। कैंटिलीवर में क्या होता है, ऊपर नेगेटिव होता है, नीचे टेंशन होता है, नीचे ऊपर टेंशन होता है, नीचे कंप्रेशन होता है। तो ये हो गया कि दिस इज द मैक्सिमम, दिस इज द मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ये मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस है। तो जब तक हमारा डायग्राम इस फॉर्म में रहेगा, जब तक हमारा डायग्राम इस फॉर्म में रहेगा, तब तक हम लोग इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, है ना। जब तक हमारा डायग्राम जो है स्ट्रेस डायग्राम, दिस इज नॉन एज स्ट्रेस डायग्राम। तो स्ट्रेस डायग्राम इज लीनियर, हमने लिखा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम इज शुड बी लीनियर। यहाँ पर एजम्पशन है कि हम लोग इसको लीनियर ही मानेंगे। तो जब तक ये लीनियर होगा तब तक ये फार्मूला हमारा जो है वो एप्लीकेबल होगा। जब ये लीनियर नहीं होगा, कुछ और हो जाएगा, तो ये फार्मूला को हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली, है ना। यहां लिख लेते हैं हम लोग कि दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली, दिस फार्मूला इज, क्योंकि ये लीनियर ही होगा तभी ये आया है ग्राफ, एप्लीकेबल ओनली व्हेन स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इज ट्रायंगुलर। जब तक हमारा स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायंगुलर है तब तक ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब लीनियर है, और लीनियर बोल सकते हैं हम लोग, लीनियर, तभी ये हम लोग फार्मूला का यूज कर सकते हैं। अगर ये लीनियर नहीं होगा देन वी कैन नॉट यूज दिस फार्मूला। अब अगर इसको हम लोग देखें, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जाए, तो हम लोग एक मोमेंट को डिफाइन करते हैं, दैट इज नॉन एज शेप मोमेंट, शेप मोमेंट और वर्किंग मोमेंट। हम लोग इसके अकॉर्डिंग हम लोग एक मोमेंट को डिफाइन कर रहे हैं, शेप मोमेंट और वर्किंग मोमेंट। शेप मोमेंट और वर्किंग मोमेंट का मतलब क्या है उसके बारे में बात करते हैं। पहले एक चीज और समझ लेते हैं हम लोग कि m इक्वल टू क्या हो गया, m बाई आई इक्वल टू हो गया f बाई वाई। सो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, f i बाई वाई। दिस i बाई वाई इज नॉन एज अनदर फंक्शन दैट इज नॉन एज सेक्शन मॉडुलस, सेक्शन मॉडुलस और फ्लेक्सरल मॉडुलस, फ्लेक्सरल मॉडुलस, ठीक है, फ्लेक्सरल मॉडुलस। सो इट इज रिप्रेजेंटेड z। तो z इक्वल टू क्या आ गया, सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू क्या आ गया, सेक्शन मॉडुलस इक्वल टू आ गया i बाई वाई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाई y, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस क्या रिप्रेजेंट करता है, कौन बताएगा। सर स्ट्रेंथ को सर, स्ट्रेंथ ऑफ द सेक्शन, स्ट्रेंथ को सर, हाँ, किसका स्ट्रेंथ, का स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। हाँ, सेक्शन मॉडुलस जो है ना स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस सेक्शन को बताता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट स्ट्रेंथ ऑफ सेक्शन, सेक्शन के स्ट्रेंथ को ये रिप्रेजेंट करता है। लार्जर द वैल्यू ऑफ z, लार्जर द वैल्यू ऑफ z मोर स्ट्रॉन्गर द सेक्शन, सेक्शन जो है वो उतना स्ट्रॉन्गर होगा, ठीक है। हम लोग सेफ मोमेंट का जब बात करेंगे हम लोग, तो सेफ मोमेंट हम लोग तब उसको सेफ कहेंगे जब हमारा जो स्ट्रेस है वो इल्ड पर नहीं पहुंचा है, ठीक है ना। जब हमारा स्ट्रेस जो है वो इल्ड पर नहीं पहुंचा है तब तक हम लोग इस मोमेंट को हम लोग सेफ मोमेंट कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि द स्ट्रेस इज बिलो इल्ड स्ट्रेस, इल्ड स्ट्रेस के बिलो है ना। कहने का मतलब जो ग्राफ देखे थे हम लोग, इस ग्राफ में ये जो ग्राफ था हमारा आइडियल कर्व का, ये हमारा इल्ड स्ट्रेस था। इस इल्ड स्ट्रेस के नीचे ही हमारा अभी पर हमारा स्ट्रेस है, मतलब इधर ही कहीं है F, ठीक है ना। ये हमारा स्ट्रेस इधर ही कहीं है, ऊपर वहां नहीं पहुंचा है। अब जो ये मोमेंट कहलाएगा ये सेफ मोमेंट कहलाएगा, और इसको हम लोग m से सिंपली रिप्रेजेंट करेंगे। तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर सेफ मोमेंट इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू Z। जगह है नहीं है, चलो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो
अब इस पे लोड बढ़ा देंगे अगर हम लोग, है ना, सेक्शन पे हम क्या कर रहे हैं, लोड बढ़ा रहे हैं। तो लोड जब बढ़ाएंगे तो एक डायग्राम बना लेते हैं हम लोग। अभी क्या है, ये स्ट्रेस डायग्राम है, ये सेफ मोमेंट का डायग्राम है, मतलब सेफ इल्ड जो है हमारा एफ जो है, एफ वो लेस देन एफ वाई है, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं हम, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, लोड इंक्रीजेस, लोड को इंक्रीज कर दिया ना। तो जब लोड को इंक्रीज करेंगे तो अब डायग्राम देखिए, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, ये क्या होगा, इस तरह से था। अब इतना लोड को इंक्रीज कर दिए हम कि एफ जो है ना वो एफ वाई के बराबर पहुंच गया है। एफ जो है वो क्या हुआ है, एफ वाई के बराबर पहुंच गया, यहां पहुंच गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस पे पहुंच गया, दिस इज द मैक्सिमम स्ट्रेस, या मैक्सिमम यील्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस बोल सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गया यहां पर। यानी ये जो फाइबर है ना, टॉप वाला फाइबर, ये जो टॉप फाइबर है ना वो हमारा मैक्सिमम पे पहुंच गया है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें और लोड अप्लाई कर रहे हैं, लोड को इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। जब लोड को इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा, अब ये तो मैक्सिमम पे पहुंच गया है, लेकिन उसके नीचे वाला जो फाइबर है, उसके नीचे का ये जो फाइबर है वो मैक्सिमम पे नहीं पहुंचा है, वो अभी उससे कम ही है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में जो हम लोग मोमेंट को डिफाइन करेंगे, जब हमारा एक्सट्रीम फाइबर जो है वो यील्ड पर पहुंच जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं यील्ड मोमेंट, दैट इज नॉन एज यील्ड मोमेंट, है ना। यहां पर क्या हो गया, द एक्सट्रीम फाइबर इज एट यील्ड स्ट्रेस। अभी भी देखो कि वेरिएशन कैसा है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस हमारा लीनियर है, वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस क्या है हमारा, लीनियर है। तो वेरिएशन ऑफ स्ट्रेस लीनियर है, सो वी कैन यूज दैट फार्मूला m इक्वल टू एफ जेड, यानी कि ये हो गया एफ वाई। तो दिस इज नॉन एज यील्ड मोमेंट, सो दिस इज एम वाई यील्ड मोमेंट। अभी हमारा लीनियर है वेरिएशन, तो वेरिएशन लीनियर है, तो हम लोग अभी तक इस फार्मूला का यूज कर पा रहे हैं। अब क्या हुआ, लोड को हम फिर से बढ़ा रहे हैं, तो जब लोड को इंक्रीज करेंगे हम लोग, यहाँ लोड को हम लोग इंक्रीज कर दिए फिर से, तो लोड को इंक्रीज करने से अब क्या होगा कि ये जो फाइबर था हमारा ये मैक्सिमम पे था, अब जब लोड को इंक्रीज करेंगे तो ये भी ब्रेक नहीं करेगा, क्योंकि उसके नीचे का जो फाइबर है ना वो और अभी स्ट्रेस ले सकता है। देखिए ये अपने यील्ड पे नहीं गया है, ये अपने मैक्सिमम पे नहीं गया है, तो क्या होगा कि ये जो है नीचे का फाइबर का, मान लो कि यहां तक के फाइबर का ये एफ वाई पर पहुंच गया, ठीक है, एफ वाई पर पहुंच गया, ठीक है। अभी भी पूरा नहीं पहुंचा, मतलब ये सारे के सारे जब तक नहीं पहुंचेंगे ना अपने मैक्सिमम पर, तब तक ये लोड कैरी कर सकता है। तभी हम लोग और लोड को बढ़ा दे रहे हैं, लोड इंक्रीज, फर्दर लोड को इंक्रीज कर दे रहे हैं हम लोग। तो अब क्या होगा, जब इतना लोड को हम इंक्रीज कर दें, इतना लोड को इंक्रीज कर दें कि हर एक फाइबर जो है हमारा, हर एक फाइबर जो है अपना मैक्सिमम यील्ड पर आ जाए, मैक्सिमम मतलब कि यील्ड पे आ जाए, मतलब मैक्सिमम स्ट्रेस पे आ जाए, तो हमारा जो स्ट्रेस डायग्राम होगा ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। स्ट्रेस डायग्राम जो है हमारा कुछ इस तरह का हो जाएगा। ईच फाइबर ऑफ द सेक्शन इज एट मैक्सिमम स्ट्रेस, हर फाइबर जो है इसमें वो मैक्सिमम स्ट्रेस पे पहुंच चुका है। अब इसके बाद लोड दे देते हैं, अगर हम सपोज कि इसके बाद लोड दे दिया तो फिर हमारा जो है स्टील जो है वो मूव कर जाएगा, टूटेगा नहीं, टूटना इतना आसान नहीं है स्टील को, वो अल्टीमेट पे जाएगा, फिर फ्रैक्चर पॉइंट पे जाएगा। अब जो था ये लोड देते जा रहे थे, तो जितना फाइबर था सब लोड ले लिया। अब जब लोड अप्लाई करेंगे तब ये क्या होगा कि ये अब उसको रेसिस्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि जितना रेसिस्टिंग था उसके पास वो सब कर चुका है। तब ये क्या होगा, ऐसे घूम जाएगा, है ना, बेंड करने लगेगा, मतलब ऐसे बेंड कर जाएगा, ऐसे हो जाएगा, पूरी तरह से बेंड हो जाएगा ना। When each fiber of the cross section reaches to its maximum yield stress, each fiber of the cross section reaches to its maximum yield stress, then such section is known as plastic section.
तब उस तरह के सेक्शन को हम लोग प्लास्टिक सेक्शन कहते हैं, है ना। प्लास्टिक सेक्शन क्या है? प्लास्टिक सेक्शन या प्लास्टिक स्टेट जो होगा वो क्या है, इसमें हर एक फाइबर क्रॉस सेक्शन का अबव द न्यूट्रल एक्सिस और बिलो द न्यूट्रल एक्सिस वो हर कोई जो है अपने मैक्सिमम पे जा चुका है। हर फाइबर कहां जा चुका है? मैक्सिमम पे जा चुका है। अब उसके बाद अगर लोड अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे बेंड कर जाएगा। बेंड करेगा उसको क्या कहेंगे हम बाद में बताएंगे, लेकिन अब ये हमारा प्लास्टिक स्टेट में। अब अगर कोई चाहता है कि वी वांट टू अप्लाई दिस फार्मूला m इक्वल टू एफ जेड, then we cannot apply this formula because the variation of stress is not linear. Variation of stress जो है हमारा linear नहीं है। अब ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया है। So we cannot use this formula. इस फार्मूला का यूज हम लोग यहां नहीं कर सकते। हम लोग यहां इस फार्मूला का यूज नहीं कर सकते। तो क्या यूज कर सकते हैं इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, ठीक है ना। चलो थर्ड वाला फिगर में भी तो सर पूरा लिनियरली वेरी नहीं कर रहा है, तो हाँ, तो यहाँ पर भी अप्लाई नहीं होगा। हम मतलब वो दिखा रहे थे कि स्टेप की कैसे वो जाएगा, यहां से यहां तक कर सकते हैं आप, फिर ये पोर्शन के नहीं कर सकते हैं। इसमें बेस्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे आगे, ठीक है ना, कि कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। ये एक्सट्रीम है, मतलब ये सबसे लास्ट स्टेज हो गया। अब इसके बाद जो है ना वो बेंड करेगा, ठीक है। जी सर। चलो तो आज के लिए इतना ही रहेगा, इंट्रोडक्शन था। फिर मिलते हैं हम लोग कल। आज के लिए शुभ रात्रि रहेगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, फिर गुड नाइट।